हेलो फ्रेंड्स, जो आज आप सबने ईवीएस का टेस्ट दिया था, हम उन्हीं के क्वेश्चंस एनालाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द डेट्रीटस फूड चेन आर। डेट्रीटस फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? तो आपके पास चार ऑप्शन थे, हर्बीवोर्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई, इंसेक्ट लार्वा, नीमाटोड्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ बैक्टीरिया एंड फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ फूड चेन इज़। फूड चेन क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच ईट द सेम टाइप ऑफ फूड, या एनिमल्स ईटिंग एनिमल्स, या सीरीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विच आर इंटररिलेटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स बीइंग ईटन एज फूड बाय द अदर, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन नंबर 3rd। Next question was, the first link in any food chain is always a green plant because कि फूड चेन में सबसे पहला लिंक हमेशा ग्रीन प्लांट क्यों होता है? इसका रीज़न क्या था? बिकॉज दे अलोन हैव द कैपेसिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में ही वो कैपेसिटी होती है कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय। ट्रॉफिक लेवल किन से बनते हैं? ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स, ओनली कोरोना वायरस और ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन। तो इसका सही ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। इनमें से फूड चेन का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन क्या था? इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। फिश मीन्स फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा रहे हैं? जूप्लैंक्टन्स। और जूप्लैंक्टन्स को कौन फीड के ऊपर कौन फीड कर रहे हैं? फिश। तो आई होप आपने इन सभी क्वेश्चंस का आंसर सही दिया होगा एंड आफ्टर एनालिसिस आपको समझ आया होगा। थैंक यू। Hello and welcome to JK Civil Services. This is your solutions for test polity. So question number 1 is, disqualification on the ground of defection for a member of parliament will not apply. पूछा है कि किस member of parliament पे disqualification apply नहीं कर होगी। हमने शेड्यूल 10 में disqualification के बारे में पढ़ा था। तो पहला स्टेटमेंट है, if he goes out of his party as a result of a merger of the party with another party। ठीक है, अगर पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी ए पूरी की पूरी मर्ज कर जाती है पार्टी बी के साथ, तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो हमारा पहला ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओके, फिर भी दूसरे भी हम पढ़ लेते हैं। इफ़ ही अब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द होस्ट कंट्री टू द डायरेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। हमने पढ़ा था कि एक विप होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, ठीक है ना। अगर वो पार्टी के अगेंस्ट वोट करता है उस केस में वो होगा डिस्क्वालीफाई। नंबर सेकंड, इफ़ ए नॉमिनेटेड मेंबर, हमने पढ़ा था कि अगर नॉमिनेटेड मेंबर है कोई, उसके पास 6 महीने का टाइम होता है, 6 महीने तक उसे कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी होती है। अगर विद इन 6 मंथ्स वो नहीं करता है, 6 महीने के बाद करता है, तो वो उसकी मेंबरशिप जो वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, क्योंकि हमें नॉट पूछा है क्वेश्चन में, तो इट इज़ पार्ट ए। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, द राज्यसभा हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शंस इन। राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर किस केस में उसे दी गई है? द क्रिएशन एंड एबोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, नहीं। द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल भी नहीं। पार्ट सी इज अथोराइजिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। हमने पढ़ा था ये, आपको याद होगा, हमने जब मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी जब हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि राज्यसभा को 2 केसेस में जो है एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है। एक तो क्रिएशन, पहला था क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, ये आर्टिकल 312 में आता है। नंबर सेकंड ये था कि राज्यसभा जो है वो रेजोल्यूशन पास कर सकती है विद 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेजॉरिटी से, जिससे क्या हो सकता है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट पर इन द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, ये बात कही गई है आपके आर्टिकल 249 में। तो योर करेक्ट आंसर इज पार्ट सी, क्योंकि 3 लिस्ट होती है ना, शेड्यूल 7 में हमें 3 लिस्ट बताई हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या सेंटर लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट।
पार्लियामेंट इस पे और इस पे बना सकता है लेकिन इस पे नहीं बना सकता, लेकिन अगर राज्यसभा ने 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया तो पार्लियामेंट अथोराइज कर सकता है कि वो स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मच इज द कोरम ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हमने ये पढ़ा था, इट इज 1/10। ये इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट्स इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा है। इट इज योर आर्टिकल 1 to 3। कंसिडर क्वेश्चन नंबर 5 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा, पहले हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। अच्छा, पूछा गया है हमें पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, हम पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall lapse on dissolution of the Lok Sabha। हमने पढ़ा था ये कुछ, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज रॉन्ग। अगर बिल जो है लोकसभा में पास नहीं हुआ है लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है तो वो लैप्स नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला है कि लैप्स हो जाएगा, तो दिस इज नॉट राइट। सेकेंड ऑप्शन इज अ बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट में कोई बिल पेंडिंग है वो लैप्स हो जाएगा बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेटिव ऑफ द हाउस। प्रोरोगेशन हमने पढ़ा था, प्रोरोगेट कौन करता है हाउस को सेशन जब कंप्लीट हो जाता है, तो प्रेसिडेंट। हमने पढ़ा था कि प्रोरोगेशन से हमारा जो बिल है वो लैप्स नहीं होता है। सो ये तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारे गलत हैं, तो आंसर इज नीदर ए नॉर बी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम बैक टू जीके सिविल सर्विस। तो जो आज आपने टेस्ट दिया है उसके एमसीक्यूज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था दिल्ली सल्तनत का, जिसमें हमने जाना था स्लेव डायनेस्टी को, तो उसी के एमसीक्यूज़ हैं ये, जिनको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, व्हाट डज द टर्म ममलूक सिग्निफाई। तो इसको हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से जाना था कि ममलूक किसे कहा जाता है। ममलूक जो टर्म है वो किसको सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करता है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास स्लेव बॉर्न टू द फ्री पेरेंट्स। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास स्लेवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास स्लेव बॉर्न फ्रॉम द स्लेव पेरेंट्स। और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, विच मीन्स स्लेव बॉर्न टू द फ्री पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द तुर्के चहलगानी। तुर्के चहलगानी जो है उसका क्या मतलब है, तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था इल्तुतमिश की जब हमने डिस्कस किया था। तो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए ग्रुप ऑफ 40 रूलिंग एलाइट। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास ग्रुप ऑफ 40 मिनिस्टर्स। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास ग्रुप ऑफ 40 इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव्स और नन ऑफ द अबव। तो हमने पढ़ा था तुर्के चहलगानी क्या होता है, विच मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ चालीसा, ग्रुप ऑफ चालीसा, विच मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ 40 मेंबर्स। किसने बनाया था, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वो थे इल्तुतमिश। अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि इसका मतलब क्या है, तो विच मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ 40 मिनिस्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग नॉन एज द स्लेव ऑफ अ स्लेव। किसको कहा जाता है स्लेव ऑफ अ स्लेव। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास महमूद ऑफ गजनी। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास इल्तुतमिश। और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को कहा जाता है स्लेव ऑफ अ स्लेव। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू इशू रेगुलर करेंसी एंड टू डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। कौन सा ऐसा सुल्तान है दिल्ली का, दिल्ली सल्तनत का, जिसने क्या किया था, इशू किया था रेगुलर करेंसी। इसको हमने पढ़ा था, क्या इशू करेंसी की थी,
इसके अलावा उसने दिल्ली को डिक्लेयर किया था कैपिटल ऑफ द एम्पायर। कौन सी एम्पायर? दिल्ली सल्तनत। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास बलबन। क्या बलबन ने ऐसा किया था? तो ऑप्शन नंबर बी है आपके पास आराम शाह, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास नसरुद्दीन महमूद और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास इल्तुतमिश। तो अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश ने ही क्या किया था? दिल्ली को डिक्लेयर किया था कैपिटल, और इसके अलावा उन्होंने क्या किया था? इशू किए थे करेंसी। आपने कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है कि इन्होंने कौन सी करेंसी इशू की थी। जो इन्होंने कॉइन निकाले थे वो किस किस मेटल के थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या कहता है? हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। कौन सा ऐसा सुल्तान है दिल्ली का जिसने क्या पॉलिसी अडॉप्ट की थी? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। किस बादशाह ने अडॉप्ट की थी? तो ये भी हमने बहुत अच्छे से जाना था, पढ़ा था। उम्मीद है कि आपने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास बलबन, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास याकूबाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा आपका गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो था उसने क्या किया था? उसने फॉलो की थी पॉलिसी कौन सी? ब्लड एंड आयरन की। ये हमने बहुत अच्छे से जाना है। तो ये थे आपके टॉप 5 MCQs ऑन दिल्ली सल्तनत। This is your MCQ session for economics. So our first question is, as per National Population Policy 2000, by which of the following years the aim to attain the population stabilization? क्वेश्चन में पूछा है कि जो आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है 2000 की, ठीक है, उसमें जो हमारे एम्स हैं, ठीक है, या जो हमारे फीचर्स हैं वो हमें किस ईयर तक जो है वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा था हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का। वो हमें कब तक करने हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज 2025, 2035, 2045 या 2055। तो हमने ये पढ़ा था, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 2045 है, ठीक है। इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू द राइज इन पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि आपका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमने पढ़ा था, इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें मतलब ये रेफर करता है आपकी हाई वर्किंग पॉपुलेशन को। जो डिविडेंड जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी हाई वर्किंग पॉपुलेशन को। तो ये बोला गया है कि ये जो है वो किस पॉपुलेशन में जो है वो देखा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपके, या तो हम इसको देखते हैं एज ग्रुप बिटवीन 1 to 14, सेकेंड है आपका 15 to 59, सी है आपका 60 to 70 या अबव 74। देखिए आपको ये जो इसके रेफरेंस से ही पता चल जाएगा वर्किंग पॉपुलेशन से कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो आपका 15 to 59, मतलब आपकी जो यंग पॉपुलेशन होती है जो काम करती है, ठीक है, उसमें जो है वो इसको देखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है 15 to 59, ठीक है। इसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है बोहर कमेटी इज ऑल्सो नोन एज, मतलब बोहर कमेटी को जो हमने पढ़ा था इसको और कौन कौन से नाम से जानते हैं? फर्स्ट है आपका थर्ड मिलियन प्लान, सेकंड है आपका हेल्थ एंड सर्वे डेवलपमेंट कमेटी, थर्ड है आपका बोथ ए एंड बी, एंड डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो ये पढ़ा था हमने कि जो बोहर कमेटी है, ठीक है, उसको हेल्थ एंड सर्वे डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जानते हैं और मिलियन प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बोथ ए एंड बी। फोर्थ क्वेश्चन इज इंडियन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कम इन द ईयर ऑफ, जो हमारी फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी, ठीक है, वो कौन से साल में आई थी? 1950, 1951, 1952, 1953। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 1952, ठीक है, क्योंकि जो इंडिया की फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है वो आपकी आई है इन द ईयर ऑफ 1952। ये इंडिया के साथ साथ आपकी वर्ल्ड की भी पहली पॉपुलेशन पॉलिसी है, ठीक है, जहाँ पे बात की गई थी आपके पॉपुलेशन कंट्रोल की, ठीक है। तो ये बन जाती है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका फाइनल क्वेश्चन है राधा कमल कमेटी, ठीक है, ये कौन से ईयर में आई है? फर्स्ट है आपका 1935, 1945, 1950 या 1940।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका आंसर डी, दैट इज़ 1940। ये हमने पढ़ा था कि जो राधा कमल कमेटी जो है थी वो आई थी 1940 में। इसने जो मेजर्स दिए थे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वो क्या क्या थे, जिसमें एक में हमने पढ़ा था कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज़ के बारे में, ठीक है, और दूसरा इन्होंने बोला था डिसएनकरेज पॉलीगैमी, ठीक है। ये दो फीचर्स, ये दो सॉल्यूशंस इन्होंने दिए थे फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।